Hello all, I'm Pankaj Aite, and as I promised earlier, we are going to discuss the April month's current affairs MCQs, so that we are going to take care of today, है ना? And I hope इसके पहले के जो हमने सितंबर से लेकर के मार्च तक के डिस्कशन जो किए हैं, जिसमें हम लोगों ने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर मंथ के डिस्कस किए हैं, आप लोगों ने देख लिए होंगे। ओके, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल ऐसा है कि हम लोगों ने लास्ट वीक तक का जो जो न्यूज थी उसको यहाँ पर इंक्लूड किया है ना? सो वी स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट। और अपॉइंटमेंट में क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि अब्दुल फतेह अल सीसी वाज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ, एज द प्रेसिडेंट होना चाहिए एग्जैक्टली है, एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन, किस देश के प्रेसिडेंट इनको अभी अभी री इलेक्ट किया गया है? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट कई बार हमारे काम के होते हैं, इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, तो इसमें हमारा आंसर जो है यहाँ पर इट शुड बी इजिप्ट, है ना? इजिप्ट के प्रेसिडेंट इनको नियुक्त किया गया, अभी कुछ समय पहले नियुक्त किया गया। बट बाकी भी हमको याद होना चाहिए। अगर हम देखें तो सीरिया के होते हैं बशर अल असद। सीरिया के हैं बशर अल असद जो है यहाँ के प्रेसिडेंट। देन व्हेन वी टॉक अबाउट टर्की, तो रिसेप तैयब अर्दोआन, है ना? नाम उनका अर्दोआन एक्चुअली बोला जाता है, स्पेलिंग अर्दोआन है ना? और इब्राहिम रईसी इज प्रेसिडेंट ऑफ, कहाँ के हैं? ये ईरान के हैं। तो इवन अदर थ्री शुड बी रिमेम्बर्ड, है ना? क्योंकि क्या होता है, एक क्लैरिटी अगर आपको हो तो आपको एलिमिनेशन में इट इज गोइंग टू हेल्प, है ना? एनीवे आवर क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू इजिप्ट। तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने री इलेक्ट किया गया है ना? ये अरब वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस नेशन है। कौन सा? इजिप्ट की हम बात करें तो अब्दुल फतेह अल सीसी। और ये देखिए 2013 में पहली बार प्रेसिडेंट बने, तब से लेकर अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, और 2030 तक का इनका टेनर जो है फिर से मुकम्मल हो चुका है ना? 6 साल का इनका टेनर होता है। अब्दुल फतेह अल सीसी, ही केम टू इंडिया लास्ट ईयर 2023 में। हमारे जो रिपब्लिक डे परेड होती है, रिपब्लिक डे परेड में ही वाज चीफ गेस्ट लास्ट ईयर। इस बार इट वाज इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, और ये हमने जनवरी के डिस्कशन में देखा हुआ है। तो इमैनुअल मैक्रोन दिस ईयर एंड अब्दुल फतेह अल सीसी प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट लास्ट ईयर हमारे यहाँ पर रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट की तरह आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स ओनली। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचेम? एसोचेम हुआ, नेस्कॉम हुआ, फिक्की हुआ, ये सारा इंडस्ट्री बॉडीज हैं बेसिकली। तो इसमें अभी किसको बनाया गया है एसोचेम का प्रेसिडेंट? एसोचेम का होता है मतलब एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया, है ना? और उसमें हम लोग नेस्कॉम का देखें तो नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं उनके हमको चीफ मालूम होना चाहिए। अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट में देखें तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचेम? तो एसोचेम के नए प्रेसिडेंट बने हैं संजय नायर। हमारा आंसर यहाँ पर क्या है? आर करेक्ट आंसर इज संजय नायर। बट अगेन आई मस्ट एम्फसाइज दीज अदर थ्री ऑप्शंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट टू अस। जो तीनों ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं ना, ये जरूरी है हमारे लिए। पहला क्या है? राजेश नाम्बियार। राजेश नाम्बियार जो है वो नास्कॉम वाले हैं। दूसरे अनीश शाह जो है वो फिक्की वाले हैं। एंड थर्ड इज दिस रितु शाह जो है वो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनकी चीफ है। तो इवन ऑल द अदर ऑप्शंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर इज एनीवे संजय नायर। देख सकते हैं एसोचेम का हेड, ये हेड है यहाँ के। केकेआर इज अ, इट्स नॉट दैट केकेआर जो आपको लग रहा है। ये केकेआर जो है ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। उनके चीफ थे पहले, फॉर्मर चीफ ऑफ केकेआर एंड प्रेजेंटली हैज बिकम द चीफ ऑफ एसोचेम, है ना? और बाकी आई हैव टोल्ड यू, राजेश नाम्बियार जो है वो नास्कॉम के अध्यक्ष हैं। अनीश शाह जो है ही इज हेडिंग फिक्की, एंड रितु शाह जो है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन को हेड करती हैं। तो ये अदर थ्री आल्सो देयर आल्सो एज इंपॉर्टेंट एज दिस वन, ये आपको याद रखना है। Question number 3 says, who was named as the player of the year for year 2023 by Hockey India? हॉकी इंडिया जो है बेसिकली भारत में हॉकी, जैसे हमारा बीसीसीआई क्रिकेट के लिए, तो वैसे हॉकी इंडिया जो है वो हॉकी के लिए, उनके द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं। इस बार जो प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, इनमें से किसको दिया गया? And again, all the four options are important. जो अवार्ड दिया गया है, it has been given to हार्दिक सिंह। बट पिया सज्जे जो है ये हमारे गोलकीपर है, हमारी टीम के गोलकीपर है, इंडियन हॉकी टीम के। इंपॉर्टेंट वन, हरमनप्रीत सिंह जो है वो कैप्टन है। जो अशोक कुमार है इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इनको क्या दिया गया? इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है, ये ध्यान रख लीजिएगा। आंसर हमारा हार्दिक सिंह है, बट अदर ऑप्शन शुड बी क्लियर टू यू। हार्दिक सिंह के अलावा, देखिए हार्दिक सिंह को दिया गया था प्लेयर ऑफ द ईयर मेल, और फीमेल में इट वाज गिवन टू सलीमा टेटे। ये जो दो नाम आप यहाँ दिख रहे हैं, तो इमेज आपको दिख रही है यहाँ पर,
He's Hardik Singh, Player of the Year for year 2023, and in female, Salima Tete was the Player of the Year 2023 female में. हम बात करें अशोक कुमार की, तो जो तीसरा लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ दिखा, अशोक कुमार, उनको दिया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, है ना, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. अब ये ध्यान रखिए, जो अशोक कुमार है, ही सन ऑफ मेजर ध्यानचंद. मेजर ध्यानचंद जो अभी तक हॉकी के सर्व उनसे उनसे बेहतर प्लेयर कोई नहीं रहा. इज द बेस्ट प्लेयर इन हॉकी, वाज द बेस्ट प्लेयर इन हॉकी. एंड बिकॉज ऑफ हिम ओनली एंड हिज फैमिली, ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया हैज वॉन मेनी मेनी मेडल्स. 1928, 1936, सॉरी 1928, 1932, 1936 जो ओलंपिक मेडल था, मेजर ध्यानचंद उस समय थे, वो हमने जीता था. 1940 और 44 का ओलंपिक्स नहीं हुए थे, बट देन 1948 का ओलंपिक्स हमारे द्वारा जीता गया था. 52 का ओलंपिक्स हमने जीता था. 56 हमने जीता था, सॉरी 56 हमने जीता था. 60 इट वेंट टू पाकिस्तान. 64 फिर हमने जीता था. फिर 1980 वाला ओलंपिक गोल्ड हमने जीता था. तो हम लोगों ने अब तक करीब करीब 8 ओलंपिक गोल्ड जीते हैं. एंड 1975 में केवल एक दफा हम लोगों ने वर्ल्ड कप जीता है, हॉकी वर्ल्ड कप. उस हॉकी वर्ल्ड कप में जो विनिंग मेडल लगाया था, वो उन्होंने लगाया था, अशोक कुमार. अशोक कुमार सन ऑफ मेजर ध्यानचंद, उनके बेटे हैं, तो उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया. देख रहे हैं आप फोटोग्राफ इनका. सो ये तीनों ही हमको अमून यहाँ पर याद रखने होंगे. अवार्ड्स में इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखें. Then we come down to how many persons have been awarded with both Oscar as well as Nobel Prize. देखिए, जीवन में एक दफा नोबेल प्राइज मिलना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है. इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, है ना, इवन वंस यू गेट. उसके अलावा यदि ऑस्कर भी मिले तो ऐसे लोग विरले होते हैं. वेरी फ्यू पीपल आर देयर, ओनली टू आर देयर. तो कितने को दिया गया क्वेश्चन पूछे तो हमारा आंसर होता है ओनली टू पर्सन हैव गॉट बोथ ऑस्कर एज वेल एज नोबेल प्राइज. और कौन कौन है? एक तो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, दूसरे हैं बॉब डिलन. यही दो व्यक्ति हैं जिनको ऑस्कर एज वेल एज नोबेल दोनों दिया गया. देख लीजिए यहाँ पर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एंड बॉब डिलन. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबेल प्राइज 1925 में दिया गया था. उसके बाद में वेंट ऑन टू विन दी ऑस्कर्स इन ईयर 1939. देखिए, ऑस्कर्स की शुरुआत अगर आप ध्यान रखें तो ऑस्कर जो होते हैं उनको अकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है. 1929 में ऑस्कर्स की शुरुआत हुई थी, है ना. और नोबेल प्राइज की बात करें तो नोबेल प्राइज जो होते हैं वो दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड है. इनकी शुरुआत 1901 में हुई थी. 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज दिए गए थे, है ना. ओनली टू इंडिविजुअल्स आई टोल्ड यू, बॉब डिलन एंड बॉब डिलन. यहाँ देख सकते हैं, ही वाज द सेकंड पर्सन who went on to win both Nobel as well as Oscars. तो नोबेल प्राइज इनको लिटरेचर में 2016 में दिया गया, बट उसके बहुत पहले 2001 में ऑलरेडी ही वेंट ऑन टू विन दी ऑस्कर्स फॉर द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग. तो ये दो नाम ध्यान रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. ये स्टैटिक के ताल्लुक में भी देखें तो कई बार ये पूछा जा सकता है ना. वी मस्ट रिमेंबर दीज टू नेम्स. Then, two Dornier 228 planes were recently delivered by India to which of the following? तो देखिए, India is topmost importer of the arms and ammunitions in the world, weapons in the world. But we are also मतलब we are trying to, है ना, हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. और इस बार हम लोगों ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया हुआ है. 21,000 करोड़ एक्सपोर्ट का हमारे द्वारा एक्सपोर्ट किया गया आर्म्स एंड ammunitions टू द वर्ल्ड. उसमें दो डॉनियर जो प्लेन्स थे जो कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए जाते हैं, हमारे द्वारा गयाना को डिलीवर किए गए थे. was given to Guyana, है ना. टू डॉनियर 228 planes made by HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. और मोहम्मद इरफान अली, ये भी नाम ध्यान रख लीजिएगा, ऑफन इन न्यूज, है ना, बिकॉज ऑफ सम a very dynamic interview he gave to BBC some time back, and that is the reason he was in news for some time. He was also in news last year when he was the chief guest of our प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, जो कि इंदौर में हुआ था लास्ट ईयर 2023 में हुआ था. प्रवासी भारतीय दिवस जो होता है वह 9 जनवरी को मनाया जाता है. तो जो पिछले साल मनाया गया था, क्योंकि ऑड ईयर में मनाया जाता है ना, तो पिछले साल 2003 में जब 2023 में जब मनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, तो उस समय ही वॉज चीफ गेस्ट. ये चीफ गेस्ट थे और भारतीय मतलब इंडियन ओरिजिन को बिलोंग करते हैं, है ना. क्या नाम है? मोहम्मद इरफान अली. कहाँ के प्रेसिडेंट है? गयाना के. गयाना को हमारे द्वारा 2 डॉनियर प्लेन जो है वो अभी अभी हमारे द्वारा डिलीवर किए गए हैं. तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए. आई बिलीव माई वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन. साफ स्पष्ट आवाज आपको आ रही है, एंड द क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग आर आल्सो क्लियर टू एवरीवन. इफ यू गॉट एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, है ना. देन व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ इंडियाज डिफेंस? आई टोल्ड यू कि हम लोग
वी आर नंबर वन इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट, बट हम लोग एक्सपोर्ट भी में भी आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे द्वारा इस साल जो है वो रिकॉर्ड 21,083 करोड़ का इस बार हमारे द्वारा एक्सपोर्ट किया गया, है ना, है ना। रिमार्केबल सर्ज ऑफ 32.5% फॉर ईयर फाइनेंशियल ईयर 2023-24, इतना हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है दुनिया को। हमारे द्वारा फिलीपींस को ब्रह्मोस सप्लाई किया गया, हमारे द्वारा गयाना को डॉनियर एयरप्लेन सप्लाई किए गए। टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया वाज अराउंड 21,083 करोड़, जो अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। 21,080 करोड़ होते हैं करीब करीब $2.5 बिलियन के अराउंड, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से इज आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड इन द फॉलोइंग ईयर, क्योंकि आरबीआई के अभी 90 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो 90 साल की ताल्लुक में एक इवेंट की गई, है ना, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था। आरबीआई की शुरुआत 1935 में की गई थी। आरबीआई जो आया था 1934 एक्ट आया था, है ना। तो कभी एक्ट आपसे पूछते हैं तो यू मस्ट रिमेंबर आरबीआई एक्ट जो है इट केम इन 1934, सॉरी 1934, एक्ट 1934। आरबीआई की शुरुआत, एस्टेब्लिशमेंट, बिगनिंग जो हुई वो 1935 में हुई थी। डे कौन सा होता है? डे होता है 1 अप्रैल। उसको फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग से भी आप याद रख सकते हैं। 1 अप्रैल 1935 आरबीआई की शुरुआत हुई थी। So 35 should be our answer. 1935 B should be our correct answer. Day was 1st April 1935. आरबीआई की शुरुआत हुई थी। आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब होता है वो बैंक जो एक पूरे देश में वहां की इकोनॉमी को, वहां की बैंकिंग सिस्टम को एक तरीके से मैनेज कर रहा होता है, ये रेगुलेशन कर रहा होता है। नोट छापने का काम इनके द्वारा, करेंसी इशू करने का काम किया जाता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का काम इनके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं, गवर्नमेंट के बैंकर की तरह काम करते हैं, बैंकर्स के बैंकों के बैंकर की तरह काम करते हैं। तो मैंने कहा ना, इकोनॉमी जिस हिसाब से बोले, इनके द्वारा रेशियो जो होते हैं अपने सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, ये इनके द्वारा एक तरीके से मैनेज किए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट 1934 आरबीआई एक्ट, 1935 आरबीआई की शुरुआत, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल जो होता है वह दिन है। तो ये एक्ट मैंने आपको बता दिया है, राइट। अप्रैल 1 1935 की शुरुआत होती है। दिस लोगो ऑफ आरबीआई एंड दीज आर द वेरियस फंक्शंस टेकन केयर बाय आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मतलब इनके द्वारा एमपीसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, और ये बाय मंथली ये जिसको बोलना चाहिए रेशियोज और हमारे जो रेट्स होते हैं इनके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। तो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू होता है। करेंसी इशू करते हैं रेगुलेटिंग बैंकिंग सेक्टर, टोल्ड यू, सुपरविजन ऑफ पेमेंट सिस्टम, इनके अंतर्गत एक तरीके से एनपीसीआई इज लाइक अ सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, और उनके थ्रू कई सारे इनिशिएटिव लिए जाते हैं। पूरा जो बैंकिंग सिस्टम, जो पेमेंट मैनेजमेंट होता है इनके द्वारा किया जाता है। एनईएफटी, आरटीजीएस इनके सर्वर के थ्रू रन कर रहे होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन रिगार्डिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इनके द्वारा जो बेसिकली बोला जाए तो बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन, जिसे बैंकिंग लोकपाल कहा जाता है, वह इनके द्वारा मैनेज किया जाता है। एंड लास्ट इज प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि द फाइनेंशियल सर्विसेज शुड रीच ईच एंड एवरी सिटीजन इन द कंट्री। मतलब जो दायरा होता है वित्तीय सुविधाओं का, हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। तो इनके द्वारा जो स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल पेमेंट बैंक, वो सभी इनके इनिशिएटिव में एक तरीके से, मतलब अगर उसको डिटेल में कभी समझें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक जो होते हैं वो नचिकेत मोर कमेटी द्वारा रिकमेंड किए गए थे। उस कमेटी को 2013 में रघुराम राजन द्वारा कमेटी बनाई गई थी। उसके बाद में उसको उषा थोरात कमेटी द्वारा उसकी स्क्रीनिंग की गई थी। 2017 में हमारे यहाँ पर पेमेंट बैंक की शुरुआत की गई थी। तो दीज आर इंपॉर्टेंट बेसिकली। देखिए आरबीआई के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विच वेसल रन इनटू अ पिलर, है ना, विच वेसल रन इनटू पिलर ऑफ अ ब्रिज ऑफ द पेटाप्सो रिवर इन बाल्टीमोर। पहले बात तो ये अपने आप में ब्रिज से कौन सा वेसल, वेसल का मतलब होता है शिप, है ना। एक शिप जो था, देखिए बीच वेसल, वेसल का मतलब होता है शिप ना। तो कौन सा ऐसा शिप है जो कि यूएस में बाल्टीमोर इज द प्लेस ना, वहां पर इट रन इनटू अ ब्रिज, और ब्रिज जो है वो उसे ध्वस्त हुआ।
है ना। अब इसमें जो जो इम्पोर्टेंट ये है कि दिस कंप्लीट दिस क्या बोलना चाहिए, वेसल वाज रन बाय, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। देखिए विच वेसल, तो इट्स अ शिप। नेम ऑफ द शिप अगर बोले तो नेम ऑफ द शिप इज डाली। अब ये इसलिए आई वाज टेलिंग यू, है ना, ये ऐसा शिप है जिस विच वॉज बीइंग रन बाय, मतलब जो कंप्लीट क्रू जब उसका होता है, द क्रू वाज इंडियन क्रू, है ना। तो दिस वेसल हैज ऑल इंडियन क्रू, है ना। और बाल्टीमोर यूएस में नेम ऑफ द वेसल वाज डाली विच रैन इनटू दिस शिप। तो ये ब्रिज तो देख सकते हैं, ब्रिज जो है पूरा ध्वस्त हुआ, क्षतिग्रस्त हुआ। तो भी नाम पूछते हैं इसका तो हमको ध्यान होना चाहिए, नेम ऑफ द शिप इज डाली। Which country's prime minister recently banned the use of red carpets at the government event, है ना। अब इसका अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है, इट इज द कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो स्थिति है वो दयनीय है, दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक कोलैप्स वाली स्थिति है। और वहां पर देखा जाए तो दे आर ट्राइंग टू रन देयर नेशन आफ्टर टेकिंग लॉट मनी बोरोइंग्स फ्रॉम वेरियस अदर नेशंस। सो अब उनके देश में जो भी मेजर्स वहां पर लगाए जा रहे हैं ना, उन मेजर को कहा जाता है, दीज मेजर्स आर टर्म्ड एज ऑस्टेरिटी मेजर्स। ये बड़े न्यूज में होते हैं, ध्यान रखिए। ऐसा देश जहां पर स्थिति खराब होती है वहां पर पैसे बचाने के लिए उनके द्वारा कई सारे जिसको बोलना चाहिए इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। इनिशिएटिव्स में अब उनके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि देयर शुड बी नो इवेंट इन पाकिस्तान, अगर वो कोई फॉरेन डिग्निटीज इन्वॉल्व नहीं है तो फिर उनको वहां पर रेड कारपेट यूज करने की इजाजत नहीं है, बिकॉज दे कांट अफोर्ड टू यूज रेड कारपेट। तो द पीएम ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ, जिनको देखें इमेज आप देख सकते हैं, he found that the red carpet were being used for every normal event wherein even bureaucrats and ministers were involved. So he has given a clear instruction that there should be no event wherein red carpet can be used. Only in cases wherein some foreign dignitary is coming to Pakistan, in those cases only they are going to use the रेड कारपेट। तो पाकिस्तान में रेड कारपेट यूज करना मना कर दिया गया, ऑस्टेरिटी मेजर्स लगाए जा रहे हैं, पैसों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एंड दिस रेड यूजिंग रेड कारपेट इज समथिंग एक्सपेंस अपने आप में, इसको लग्जरी अपने आप में माना जा रहा है, तो दे बैंड इट, है ना। ये थोड़ा ध्यान रख लीजिए। देन हाउ मेनी इयर्स इन साइनिंग ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी वाज कमेमोरेटेड ऑन 4th ऑफ अप्रैल 2024। सो जो नाटो है, नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं, दे हैव कंप्लीटेड 75 years ऑफ एग्जिस्टेंस। द ऑर्गेनाइजेशन इज कंप्लीटेड 75 years ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ग्रुप होता है अपने आप में, 75 साल हो चुके हैं। जैसे 1949 में इनकी शुरुआत हुई थी, है ना। इन 1949 दे स्टार्टेड विद 12 नेशंस। अप्रैल 4 1924 कितना हो, सॉरी 2024 कितने हो चुके हैं इनको, 75 years, 75 साल इनको हो चुके हैं। 1949 में इनकी शुरुआत हुई। दे स्टार्टेड विद 12 नेशन। अगर शुरुआत में देखें तो 12 फाउंडिंग नेशंस थे इनके, है ना। 12 फाउंडिंग नेशंस थे और वो बढ़ के अब 32 हो चुके हैं। लास्ट नेशन टू ज्वाइन वाज स्वीडन। स्वीडन के पहले इट वाज फिनलैंड एंड लेटेस्ट इट वाज स्वीडन व्हिच वेंट ऑन टू ज्वाइन इट। तो 1949 में शुरुआत हुई थी। और शुरुआत क्यों हुई थी, बिकॉज इन दोज एरा दीज कंट्रीज, दिस यूरोपियन नेशंस वर अफ्रेड ऑफ USSR. USSR being a communist nation, they can anytime it can attack us, and we need some protection. So ultimately they went to US, and under the aegis of US, this NATO started in 1949. Only 12 nations were there. But eventually what happens, so many other nations, even the nations who ultimately left USSR, they started joining the NATO. तो उसमें अभी लेटेस्ट देखें तो 32 देश इसमें हो चुके हैं, और कुछ देश ऐसे हैं जो कि यूएसआर से बिछड़ के इसको ज्वाइन किए थे, है ना। तो थोड़ा याद रख लीजिएगा। ये जरूर पूछ सकते हैं लास्ट नेशन किसने ज्वाइन किया, तो स्वीडन ने ज्वाइन किया, फिनलैंड ने नहीं। फिनलैंड वाज द 31st, स्वीडन इज द 32nd मेंबर। क्लियर। इसमें यूक्रेन ने भी ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि ध्यान रखिए अगर यूक्रेन इसको ज्वाइन करता है सो दिस विल इवेंचुअली लीड टू द वर्ल्ड वॉर 3। वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो जाएगा, इसलिए यूक्रेन ने इसमें ज्वाइन नहीं किया है। यूक्रेन इज बीइंग सपोर्टेड बाय बाय वेरियस दीज नेशंस। मतलब हम लोग यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन को यूएस का और यूरोपियन देशों का सपोर्ट मिल रहा है, बट इट हैज येट टू ज्वाइन नाटो। नाटो को उसने ज्वाइन अभी तक नहीं किया है। क्लियर। वेयर वॉज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेजर एक्टिवेटेड रिसेंटली। कहां पर अभी रिसेंटली लेजर एक्टिवेट किया गया, दुनिया का सबसे प्रबल पावरफुल लेजर एक्टिवेट किया गया रोमानिया में, है ना। रोमानिया इज अ यूरोपियन नेशन, इट्स एन यूरोपियन नेशन। और वहां पर जो बेसिकली प्रोजेक्ट होता है, यूरोपियन यूनियन का प्रोजेक्ट है,
है ना, ये लाई प्रोजेक्ट। तो वहां पर इसको दुनिया का सबसे सशक्त, और कितना सशक्त है, जो सूर्य की किरणें हमें प्राप्त होती है, उससे जो एनर्जी मिलती है, उसका 1/10, 10% ऑफ द एनर्जी रिसीव्ड थ्रू सन रेज, उतनी यहाँ पर प्रोड्यूस कर ली गई, जो अपने आप में इट्स फिनोमिनल, बहुत ज्यादा है, राइट। So 1/10 of the power emanating from the sun that receives on the earth has been generated through this। और कहा, रोमानिया, एंड द कैपिटल ऑफ रोमानिया इज बुकारेस्ट, वहां पर इसको किया गया। ध्यान ये रखिए कि 2018 में नोबल फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया था, और उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को, जो इन दो लोगों को नोबेल प्राइज मिला था ना, उस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके यहाँ पर ये लेजर जो है वो जनरेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 says कचातीवो आइलैंड was ceded to श्रीलंका in which of the following year। इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। कचातीवो आइलैंड जो है, इट इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ये यहाँ देख रहे हैं, दिस, ये पार्ट होता है ना, किस किस के बीच में है, रामेश्वरम और ये डेल्टा आइलैंड यहाँ बोला गया। तो इट इज क्लोज टू श्रीलंका देन इंडिया, राइट। और इट वाज अ इशू विच वाज देयर बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया सिंस 1920 के आसपास, करीब करीब इशू जो था दोनों देशों के बीच में, तब से चल रहा था। 1974 में जाकर के इंडिया एंड श्रीलंका ने आपस में अग्रीमेंट किया। उस अग्रीमेंट के तहत ये जो इलाका था, यह श्रीलंका को सौंप दिया गया था। इट वॉज सीडेड टू श्रीलंका बाय इंडिया इन 1974, 1974 में ये किया गया था। अब सौंप तो दिया गया, ये न्यूज में क्यों आता है, क्योंकि न्यूज में अभी चुनाव के दौरान इस इशू को रेस किया गया। इशू रेस किया गया बाय, मतलब जो तमिलनाडु का लोकल पॉलिटिक्स बेसिकली होता है, वहां ये लोग बोलते हैं, मतलब वहां पर स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट एट टाइम्स दे से कि दे वर नॉट टेकन इनटू लूप व्हेन इट वाज सीडेड इन 1974 बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। बट देन बाद में मालूम भी पड़ा है कि वो लूप में तो लिया गया था, बट देन उसे वापस लाने की कवायद के प्रयास किए जाते हैं। सो दैट ऑफन वी फाइंड इट इन न्यूज। अभी क्यों न्यूज में आया था, क्योंकि अभी इसको अचानक से इलेक्शन के समय इस इशू को, इसको बोलना चाहिए, इट पॉप्ड अप ड्यूरिंग अ डिस्कशन इन इलेक्शन। तो दैट इज व्हाई आइडियली इसे ऐसे मुद्दे इलेक्शन के समय नहीं डिस्कस किया नहीं, दीज आर इंटरनेशनल इश्यूज। बट देन इट वाज एनीवे, इट वाज डिस्कस। तो ध्यान ये रहे, ये होता है कच्चातीवो आइलैंड। इट्स अ स्मॉल, इसको आइलैंड भी नहीं बोल सकते, इट शुड बी कॉल्ड आइलेट। आइलेट क्या होता है, आइलेट इज अ वेरी स्मॉल आइलैंड। और ये तो, यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है, नो वन इज रिसाइडिंग इन दिस प्लेस, बिकॉज यहाँ पर पानी की कमी है। और पूरे के पूरे साल भर में केवल एक बार, ओनली वंस इन ईयर, यहाँ पर एक जो चर्च बना हुआ है, उस चर्च में एक फेस्टिवल होता है, उसमें भारत और श्रीलंका के लोग उस फेस्टिवल में हिस्सा लेते हैं। तो ओनली वंस इन ईयर पीपल गैदर ओवर देयर। नॉर्मली इसको क्या किया गया था कि इस आइलैंड को, जो हमारे फिशरमैन होते हैं या श्रीलंका के फिशरमैन होते हैं, वो यहाँ पर अपने नेट वगैरह जो होंगे उनको वहां सुखाने का या उनको इस तरीके से यूज करने का काम किया जाएगा। बट इवेंचुअली इंडियन फिशरमैन आर नॉट अलाउड इन श्रीलंका एंड एट टाइम्स, एट दिस आइलैंड सॉरी, and at times when they visit this place for some reasons, for fishing and all, they are being arrested। और that is the reason कि जो श्रीलंका, जो तमिलनाडु है, वहां पर कहा जाता है कि it should be returned to India, इसे वापस भारत को दिया जाना चाहिए। Indian government should initiate the return to this of this place to India। So that is what something which brings this island in the news। It is between India and Sri Lanka and this is the place। अब इसके एक और ध्यान रखिए, ये जब जगह दी गई थी भारत द्वारा उन्हें, तो श्रीलंका के द्वारा दिस वेज बैंक इज वन एरिया विच वाज गिवन इट टू अस। अ वेज बैंक इज नॉट अ, इट इज नॉट सम आइलैंड और समथिंग, दिस इज जस्ट अ, मतलब एक तरीके से एक इलाका है जहां, जो कि बहुत ज्यादा फिशिंग के ताल्लुक में इट कैन बी बेनिफिशियल, फॉर अदर रिसोर्स इट कैन बी बेनिफिशियल। तो उसमें उसके अधिकार भारत को दे दिए गए। तो वेज बैंक इज समथिंग विच वाज गिवन टू इंडिया रिटर्न फॉर दिस, इन उसको समझ सकते हैं। एनीवे, ध्यान रखिए, इट वाज ईयर 1974 जो क्वेश्चन पूछा गया था। Then question number 13 says that the following state in North East has more than one लोक सभा सीट। तो नॉर्थ ईस्ट में एक से ज्यादा लोकसभा सीट कहां पर होती है, तो इसमें देखिए पूरा वृत्तांत में समझे तो हमारे चुनाव का समय है। नॉर्थ ईस्ट में टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 25। पहले तो 25 सीट्स यहां पर होती हैं। उन 25 में से 14 सीट्स बिलोंग टू सिंगल स्टेट, दैट इज आसाम। और आसाम के अलावा जो नॉर्थ ईस्ट में टोटल होते हैं हमारे 8 राज्य, सिक्किम को मिला करके 8 राज्य। आसाम में 14 सीट्स, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल में होती दो दो सीट्स, और मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम हैज गॉट 1 सीट ईच। एक एक सीट यहाँ पर होती। दैट इज द रीजन हमारा आंसर यहाँ पर होगा त्रिपुरा, जहां पर 2 सीट्स है। बाकी सारे केसेस में देखें, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम की बात करें तो वहां पर एक एक सीट है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 25। मतलब 8 स्टेट्स हैव गॉट 25 सीट्स। रीजन बीइंग दीज आर स्मॉलर स्टेट्स एंड पॉपुलेशन इन दिस स्टेट्स आर आल्सो वेरी लो। तो दैट इज द रीजन इनकी जो नंबर ऑफ सीट्स जो इनको मिली है वो कम है। बेसिकली टोटल 25 सीट्स एंड कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट 8 स्टेट्स आर देयर, राइट। तो ध्यान रख लीजिएगा, क्वेश्चन कितने तरीके से पूछ सकते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू विच स्टेट, सिंपल, आसाम। हाउ मेनी, 14। अदर स्टेट्स, 4 of them got 2 seats each and 3 of them got 1 seat each। ये थोड़ा 1 seat each, ये ध्यान रख लीजिएगा, क्लियर।
चलिए, then we proceed with the next question. Next question says how many random polling booths वीवीपैट tallies are counted in every असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी। देखिए, चुनाव जो होते हैं हमारे देश में अब, वो होते हैं ईवीएम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार पूरे देश में, ध्यान रखिए अगर पूरे देश का आता है तो 2004 में पूरे देश में ईवीएम से चुनाव कराए गए। और अगर वीवीपैट की बात आती है तो 2019 में वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। वीवीपैट का मतलब होता है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वहां पर एक होती है बैलेट यूनिट, एक होती है कंट्रोल यूनिट, और एक होता है उसमें वीवीपैट। बैलेट यूनिट जो होती है उसमें आप वोटिंग कर सकते हैं, कंट्रोल यूनिट जो होती है वो पोलिंग ऑफिसर के पास होती है, और वीवीपैट जो होता है उसमें दिखता है कि आपने किसको वोट किया। मतलब आप 7 सेकंड तक वन स्लिप इज गोइंग टू बी विजिबल, है ना, वो उसको पेपर ऑडिट ट्रेल कहा जाता है। आपसे पूछा गया यहाँ पर कि भाई कितने ऐसे रैंडम पोलिंग बूथ होते हैं, है ना, जहां पर इन्हें टैली किया जाता है, जो जहां पर उनको फिजिकल टैली किया जाता है। मतलब मान के चलिए आपने वोट कर दिया तो वोट वहां पर रजिस्टर हो चुका है, बट एट द सेम टाइम दिस वीपैट में जो एक पेपर ट्रेल भी जनरेट होगी जो आपको 7 सेकंड तक विजिबल होगी। हाउ मेनी सेकंड तक? 7 सेकंड तक। 7 सेकंड तक, ध्यान रखना, है ना। और ये जो 7 सेकंड विजिबल होगी ये बाद में जाकर वहां पर इकट्ठा कर ली गई है, वो उसको सेव कर लिया गया है वहां, राइट। सो कुछ ऐसे स्टेशन होते हैं जहां पर कुछ पोलिंग बूथ होते हैं, रैंडम 5 पोलिंग बूथ होते हैं, जो क्वेश्चन के तहत बने 5 पोलिंग बूथ होते हैं जहां पर इसका फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। मतलब जो मशीन में जितने वोट्स आए हैं और फिजिकली उसको जो स्लिप जो होती है उसको भी चेक किया जाता है। तो ये 5 रैंडम पोलिंग बूथ्स। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि 100% उनको टैली करना पड़ेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को रद्द किया था, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। बट यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो पहले तो वोटर वेरीफाइबल पेपर और ट्रेल, यू मस्ट रिमेंबर कब हुआ, टोटल सारे देश का पूछे तो 2019 में इसको लॉन्च कर दिया गया था पूरे देश में। ईवीएम आई टोल्ड यू पूरे देश में 2004 में लॉन्च की गई थी। इनका एक्सपेरिमेंट अगर आप पूछते हैं, जो कि गुंजाइश कम है, बट एक्सपेरिमेंटेड के ताल्लुक में देखें तो ईवीएम हमारे देश में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 2000 सॉरी 1982 में आई थी, राइट। वीवीपैट एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 2013 में आए थे, बट उसको पूरे देश के लागू की बात करें 2004 में ईवीएम, 2019 में वीवीपैट। है क्लियर? कितने रैंडम पोलिंग बूथ्स होते हैं भाई? 5 रैंडम पोलिंग बूथ्स आर इन एवरी असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी। हर असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी में 5 पोलिंग बूथ जो होते हैं उनको हम लोग टैली करवाते हैं, उनको टैली करवाया जाता है। रिक्वायरमेंट मतलब उसमें अभी वो के लिए डिमांड क्या ली गई थी, सबका पूरा कंप्लीट वेरिफिकेशन करवाया जाए। वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया है? उसमें समय लग जाएगा बहुत ज्यादा। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम इंडिया हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग मेजर पोर्ट? देखिए, इसके पहले इट वाज कांडला पोर्ट, बट नाउ पारादीप इन ओडिशा हैज बिकम द लार्जेस्ट, है ना, हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग पोर्ट इन इंडिया। दिस इज पारादीप। ये आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये उड़ीसा में पारादीप होता है। और वो जो बन गया है वो बन गया है पारादीप पोर्ट achieved the record breaking milestone by handling an incredible 145.38 million metric tons of cargo throughout the year 2023-24. इसके पहले it was Kandla port, now it is Paradip port in उड़ीसा। तो ध्यान रख लीजिए, सबसे बड़ा, सबसे लार्ज, हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग पोर्ट इन इंडिया फॉर ईयर 2023-24। India's first indigenously developed CAR T cell therapy for treatment of cancer was recently launched. For treatment of कैंसर, ये टाटा मेमोरियल और आईआईटी बॉम्बे द्वारा इसको भारत में डेवलप किया गया। आईआईटी बॉम्बे एंड टाटा मेमोरियल सेंटर, पहले तो ये याद रख लीजिएगा, दिस कैन बी आस्क्ड किस आईआईटी ने डेवलप किया है और किसके लिए किया गया है। इट वाज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप कार टी सेल थेरेपी। क्या होता है? कैंसर के लिए ट्रीटमेंट। अब उसमें डिटेल की इतनी खैर आवश्यकता नहीं है, बट उसको समझें तो क्या करते हैं इसमें, जो कैंसर पेशेंट है उसकी बॉडी से कुछ जो ब्लड होता है उसे अलग लेकर के उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। जो ब्लड में हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं एक तरीके से, उनको ट्रीट करके, मॉडिफाई करके उनको ये बताया जाएगा कि द कैंसर सेल्स आर देयर इनसाइड द बॉडी एंड यू नीड टू फाइट, मतलब दे आर कैपेबल बट दे डोंट नो टाइप ऑफ किस टाइप के कैंसर सेल्स होंगे। तो उसको एक तरीके से अलग से निकाल करके उनको मॉडिफाई किया जाता है, उनको रीजनरेट किया था, उनकी संख्या बढ़ाई जाती है, फिर बॉडी में फिर से इंसर्ट करके एक तरीके से कंप्लीट बॉडी विल नो हाउ टू फाइट एंड दिस इज द वे इट इज डन। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कैंसर ये ट्रीटमेंट जो होता है उसमें परिवर्तन आता है। तो इसको इसको कार्टी सेल थेरेपी बोलते हैं। ये हमारे देश में आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल द्वारा डेवलप की गई है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। क्वेश्चन नंबर 17 says which state this यूपी surpassed to become leader in GI tech products? किस स्टेट को सरपास करके, है ना, तो भाई तमिलनाडु को सरपास करके उत्तर प्रदेश जो है इट हैज बिकम अ स्टेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई प्रोडक्ट्स, है ना।
पहले इट वाज तमिलनाडु, नाउ इट इज यूपी। तो यूपी हैज गॉट 60 अराउंड। और अगर एक ही जगह की बात पूछते हैं तो वाराणसी विद इन यूपी इमर्ज्ड द की कंट्रीब्यूटर फॉर जीआई प्रोडक्ट्स। जीआई टैग का मतलब होता है अपना ऐसा प्रोडक्ट बेसिकली जो किसी एक जगह की विशेषता होती है ना। अब उस विशेषता को यूज किया जाए, उस विशेषता के ताल्लुक में लोगों को उसका फायदा मिले, इसलिए उसको जीआई टैग है ना प्रोवाइड किया जाता है। और हमारे देश में अराउंड 650 सच प्रोडक्ट्स हैव बीन गिवन जीआई टैग टिल डेट। सबसे ज्यादा इट इज इन यूपी। वहां पर भी अगर पूछते हैं कि भाई सबसे ज्यादा किसी सिटी में, तो वाराणसी विद इन यूपी हैज इमर्ज्ड एज द की कंट्रीब्यूटर जीआई टैग प्रोडक्शन। 30 सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स यहाँ पर होते हैं, है ना। तो अगर स्टेट पूछते हैं तो यूपी, प्लेस पूछते हैं तो वाराणसी। स्टेट यूपी अराउंड 60 आर देयर, और तमिलनाडु सेकंड नंबर पे 58 यहाँ होते हैं। देन इंडिया एम टू अचीव न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी ऑफ 1 लाख मेगावाट बाय ईयर 2047। 2047 तक हम अपना जो न्यूक्लियर पावर पर डिपेंडेंसी जो हमारी है, या न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी, उसको बढ़ा करके 1 लाख मेगावाट करना चाहते हैं। प्रेजेंटली इट इज 8,000 ओनली। अभी 8,000 है, बट इसको बढ़ा के, क्योंकि न्यूक्लियर पावर इज समथिंग विच इज, इसको बोलना चाहिए वो पॉल्यूशन फ्री है ना। और उस पर डिपेंडेंसी हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। हम लोग जो हमारे फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी उसको कम करना चाहते हैं। उस दिशा में जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं, उसमें अभी हमारी कैपेसिटी 8,000 मेगावाट है, बट उसको 1 लाख कर देंगे बाई ईयर 2047। 2047 तक की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 19 से इंडिया इज विच नंबर, मतलब कितना, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज की हम बात करते हैं वहां पर हमारा नंबर कौन सा आता है, मतलब हम कौन से क्रमांक पर आते हैं दुनिया भर में। तो सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो चाइना के पास है। चाइना फॉलोड बाय जापान, है ना। जापान फॉलोड बाय स्विट्जरलैंड एंड देन कम्स इंडिया। तो वी आर द पोजीशन ऑफ फोर्थ। हमारे पास करीब करीब, अगर हम अप्रैल के ताल्लुक में देखें तो 645.58 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास में है, जो कि फिनोमिनल है, बड़ा अमाउंट है। बट व्हेन वी कंपेयर टू चाइना, तो चाइना के अराउंड करीब 3 ट्रिलियन डॉलर उनके पास में है। हमारे से करीब करीब 4 से 5 गुना आप मान के चलिए, है ना। सो चाइना इज नंबर वन इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉलोड बाय जापान, फॉलोड बाय स्विट्जरलैंड एंड देन कम्स इंडिया। तो भारत का जो चौथा स्थान यहाँ पर आता है। एंड रिसेंटली इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि कोविड के समय उसके बाद में देखें तो इसमें बहुत ज्यादा कमी आई थी, मतलब इट वेंट डाउन बाय मेनी बिलियंस, बट नाउ इट इज इंप्रूविंग। एंड प्रेजेंट जो वैल्यू है वो है 645.58। प्रत्युष, प्रत्युष इज अ हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। क्या है ये? हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट, जो कि चंद्रमा पर इंस्टॉल करने के प्रयास, प्लेसिंग हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप ऑन द मून। कहां पर? मून ऑर्बिट अराउंड इट टू गेन न्यू इनसाइट्स इन द यूनिवर्स। तो भारत द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। फुल फॉर्म देखें तो प्रोबिंग रियोनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन, दैट इज टर्म्ड एज प्रत्युष। तो आपसे सिंपली पूछे क्या होता है, तो दिस इज हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप। और कहां पर? चंद्रमा पर, चंद्रमा की ऑर्बिट में इसे प्लेस करने का प्रयास भारत द्वारा किया जाएगा। इसरो इज गोइंग टू डेवलप इट, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से इज हु इज द नंबर वन चेस प्लेयर इन इंडिया। अब देखिए, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इट वाज आनंद, विश्वनाथन आनंद, ही वाज नंबर वन चेस प्लेयर। बट देन देयर आर सो मेनी न्यू यंग, इसको बोलना चाहिए टैलेंट, विच वी सी ऑफन दीज डेज। आर प्रगनंदा हुए, उसमें डी गुकेश की बात करें, डी गुकेश इज गोइंग टू कंटेस्ट फॉर द नंबर वन पोजिशन, फॉर द वर्ल्ड चैंपियन बेसिकली। सो उसमें हम देखें तो अर्लियर इट वाज विश्वनाथन आनंद, बट नाउ लेटेस्ट अप्रैल के ताल्लुक में देखें तो अर्जुन इरियासी जो है, ही हैज बिकम द नंबर वन प्लेयर। कौन है ये? अर्जुन इरियासी हैज बिकम द नंबर वन प्लेयर इन इंडिया, है ना। टॉप रैंक्ड इंडियन चेस प्लेयर इन लेटेस्ट फिडे रेटिंग जो होती है, उसमें अर्जुन इरियासी ने विश्वनाथन आनंद से आगे निकल गए। ये क्लियर? 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, सेकंड रैंक इंडियन नाउ, एंड नंबर वन इज विश्वनाथन, सॉरी नंबर वन इज अर्जुन इरियासी। उसमें हम बाकी जो मैं आपसे बोल रहा था, देयर आर सो मेनी, लॉट ऑफ टैलेंट वी हैव गॉट दीस डेज। तो उसमें आर प्रगनंदा है, डी गुकेश है, विदित गुजराती है, ऑल दीज प्लेयर्स आर देयर। तो इन टाइम टू कम वी सी वेर इन these players will be contesting, will be contesting among themselves, right? और इसमें हम देखें तो ओवरऑल अगर आपसे पूछते हैं नंबर ऑफ दीज ग्रैंड मास्टर्स इन आवर नेशन, तो 84 ग्रैंड मास्टर्स है ना। सबसे ज्यादा जो है वो तमिलनाडु से है। क्लियर? आर वैशाली जो है, वो इज सिस्टर ऑफ आर रविंद्रा, शी हैज बिकम द लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर इन आवर नेशन, है ना। ध्यान रखिए, यहाँ पर सी शुड बी आवर करेक्ट आंसर, बट इसमें परिवर्तन, आई एम टेलिंग यू, दे आर गोइंग टू बी चेंजेस इन दिस इन टाइम टू कम। Then who is said to create history in the first as the first woman
from India to serve as the jury member in the Summer Olympics in Paris. So Bilkis Mir from Jammu Kashmir has become the first woman to become a judge in jury member for Summer Olympics Paris. तो पेरिस में भाई होने वाले ओलंपिक्स 2004 के जो 24 के ओलंपिक जो वहां पर होंगे उसमें बिल्किस मीर जो है शी इज बेसिकली फ्रॉम जम्मू कश्मीर, वो बनी है पहली लेडी फ्रॉम इंडिया टू सर्व एज द ज्यूरी मेंबर इन द पेरिस ओलंपिक्स। क्लियर, पहली महिला हमारे यहाँ से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज how many new sites from Madhya Pradesh have been added to the tentative UNESCO list of World Heritage Site? देखिए टेंटेटिव लिस्ट का मतलब होता है कि ये अभी लिस्ट में नहीं गई है बट इनको अनुमानतः आगे जाकर के दे में भी इंक्लूडेड। तो हम मध्य प्रदेश से अराउंड 6 साइट्स, कितनी 6 साइट जो है वह टेंटेटिव लिस्ट में गई हैं फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, है ना। अब इसमें आपसे ये तो ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये लेटेस्ट हमने डिस्कस कर लिया, बट देन इसमें जो पूछ सकते हैं आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि भारत में टोटल नंबर ऑफ साइट्स कितनी हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहलाती हैं। तो देखिए भारत में 42 साइट्स आर देयर। हाउ मेनी? 42 साइट्स आर देयर। और इसमें भी ध्यान रख लीजिए, उसको एमएनसी से याद कर लीजिएगा, एमएनसी। मिक्स्ड साइट्स होती हैं ये, नेचुरल होती हैं और कल्चरल होती हैं, राइट। और इसमें हमारा काउंट क्या होता है? 1734, मतलब ये टोटल करेंगे तो 42 आएगा, है ना। तो 1734 एक मिक्स साइट है, नेचुरल साइट 7 है और कल्चरल साइट जो है 34 है। आगे मध्य प्रदेश की जो 4 साइट्स आपको दिख रही हैं, ग्वालियर फोर्ट हुआ, बुद्धेश्वर महादेव टेम्पल, रॉक आर्ट साइट्स, ये सारे जो आपको 6 नाम यहाँ दिख रहे हैं, दे आर इन टेंटेटिव लिस्ट। तो मे बी इन टाइम टू कम व्हेन द काउंट इज इंक्रीज, वन ऑफ देम या मोस्ट ऑफ देम जो भी बोला जाए वो आगे जाकर इस लिस्ट में शायद शुमार हो। बट काउंट अगर पूछते हैं भारत का तो 42 आपको होना चाहिए। और दुनिया भर में जो लिस्ट अगर देखें तो हमारा जो नंबर रैंक जो आती है वो 6th रैंक पर है, मतलब 6ठे स्थान पर हम आते हैं। 42 साइट्स हमारे यहाँ होती है, मिक्स जो है 1, नेचुरल 7 एंड कल्चरल। क्वेश्चन नंबर 24 says among the following is the founder of homeopathy। क्यों? क्योंकि जो 10th of April होता है वो होम्योपैथी डे की तरह मनाया जाता है ना। तो उस ताल्लुक में क्वेश्चन बनता है कि होम्योपैथी के फाउंडर कौन थे। देखिए एलोपैथी वी ऑल नो इट इज मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेद जो होता है वो भारत से है। होम्योपैथी जो है जर्मन दिस डॉक्टर वाज देयर, फिजिशियन वाज देयर, सैमुअल हनेमन, उनके द्वारा इसकी इजाद की गई थी। और यहाँ पर क्या, तो होम्योपैथी में जो बेसिक होता है कि सिम्टम जो होते हैं दवा जो बीमारी के उस पर अटैक किया जाता है, एंड दैट इज द रीजन इट्स क्वाइट अ थोड़ा स्लो प्रोसेस अपने आप में होती है, बट इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जिसको पद्धति मानते हैं उसको। सो उनका जो बर्थ डेट होती है, ही वाज बोर्न ऑन अप्रैल 10 1755 सॉरी। तो सैमुअल हनेमन की जो बर्थ डेट होती है उस दिन को होम्योपैथी डे की तरह मनाया जाता है। ही वाज द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। उनका 269 बर्थ एनिवर्सरी जो है अभी मनाई गई थी। तो 10 अप्रैल होम्योपैथी डे, फाउंडर इज सैमुअल हनेमन। वर्ल्ड हेल्थ डे ये होता है, डब्ल्यूएचओ जिस दिन शुरुआत की गई थी, तो 1948 में डब्ल्यूएचओ की शुरुआत की गई थी ऑन 7th of अप्रैल। तो डब्ल्यूएचओ का फाउंडेशन डे जो होता है वो वर्ल्ड हेल्थ डे की तरह मनाया जाता है। इसको मनाया जा रहा है 1950 से, शुरुआत हुई थी 1948 में। तो डब्ल्यूएचओ केम इन 1948 on 7th of April and the day is termed as World Health Day. Clear? These are the. Then question number 26 says what was the nickname given to Higgs boson? It's very easy question. Higgs boson जो है उसे God particle कहा जाता है ना। Nobel Prize winning physicist from known for proposing the existence of God particle, है ना। और उनकी मृत्यु हुई अभी 94 की एज में, पीटर हिग्स की मृत्यु हुई, तो उस कारण इट इज इन न्यूज, है ना। इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। इन्होंने 1964 में ही बोल दिया था कि देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस हिग्स बोसन पार्टिकल, अ पार्टिकल दैट एक्सप्लेन्स हाउ मैटर फॉर्म्ड आफ्टर बिग बैंग एंड हाउ सबएटॉमिक पार्टिकल एक्वायर मास। तो उन्होंने इसके पहले से ही उन्होंने घोषणा कर दी थी, 1964 में ही घोषणा कर दी थी। फिर 2012 में सर्न जो एक लैब होती है यूएस में, उनके द्वारा इस पार्टिकुलर को एक तरीके से डिस्कवर कर लिया गया था। ही वाज गिवन नोबेल प्राइज, है ना। और उनकी अभी कुछ समय पहले मृत्यु हुई है। जो एक बोसॉन पार्टिकल होता है उसे गॉड पार्टिकल कहा जाता है। चलिए, देन व्हाट कंट्री हैज लॉन्च न्यू गोल्ड बैक करेंसी जिग? जिग जैड से याद कर लीजिएगा, जैड फॉर जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की जो करेंसी है उसका बहुत वैल्यू कम हुई थी, उसको अभी एसोसिएट कर दिया गया है गोल्ड प्राइजेस से। तो इट इज बीन एसोसिएटेड विद दी गोल्ड प्राइस, मतलब एक गोल्ड बैक प्राइस इसको, गोल्ड बैक करेंसी इसको माना जाएगा। तो न्यू करेंसी इज कॉल्ड जिग, विच विल बी बैक्ड बाय द
गोल्ड रिजर्व्स। तो इससे क्या होगा कि जो बार बार इसकी जो वैल्यूएशन कम होता है, देखिए क्यों होती है ये सब चीजें। जब किसी देश में वहां का जो सेंट्रल बैंक है वो नोट छापना स्टार्ट कर दे विदाउट बैकिंग इट बाय सम कॉन्क्रीट, जिसको बोलना चाहिए रिजर्व्स या कुछ, तो उनकी जो नोट तो छपते रहेंगे बट उनकी वैल्यू नहीं होगी। बिकॉज फॉर गिविंग वैल्यू टू द करेंसी यू शुड बी एक्सपोर्टिंग समथिंग, मतलब आपके पास रिसोर्स कुछ वैल्यू तो होना चाहिए ना। अगर आपके पास रिसोर्सेज कुछ है नहीं, यू कीप इम्पोर्टिंग एंड देयर इज योर नथिंग टू एक्सपोर्ट, यू कांट अर्न मनी थ्रू योर मीन्स, सो हाउ कम यू गिव वैल्यू टू योर करेंसी। तो उस ताल्लुक में जिम्बाब्वे करेंसी की बहुत कम वैल्यू हुई, तो उसमें कई सारे जीरो हटाए गए। तो अब क्या किया उन्होंने, उस करेंसी को गोल्ड से कनेक्ट कर दिया। तो गोल्ड की जो प्राइस होगी उस प्राइस के ताल्लुक में द प्राइस ऑफ दिस करेंसी इज गोइंग टू फ्लक्चुएट, राइट। तो उसको थोड़ा कॉन्क्रीट कर दिया गया एक तरीके से, माने सिंपली याद के लिए जिग बिलोंग्स टू जिम्बाब्वे, है ना। अब से यहाँ पूछा गया है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट, है ना, प्लास्टिक ओवरशूट डे जो है इस बार ऑब्जर्व किया गया। ओवरशूट का मतलब समझ लीजिए, फिर प्लास्टिक ओवरशूट आपको समझ में आएगा। ओवरशूट को सिंपली समझिए कि यदि हम लोगों ने अपने घर में एक साल का राशन रखा हुआ है, तो राशन पूरे 365 दिन फॉर कंप्लीट 1 ईयर इट शुड बी यूज्ड इन 365 days, इट शुड लास्ट। बट यदि उसमें हम लोग 6 महीने में ही उस राशन को खत्म कर देंगे, लेट्स से ऑन 5th of September अगर हमारा राशन खत्म हो गया, तो वो ओवरशूट डे कहलाएगा। मतलब फॉर कंप्लीट ईयर यू केप्ट इट बट देन यू कंज्यूम्ड इट इन विद इन 6 months ओनली, so that day when you have consumed the complete ration for whole year, that day will be termed as overshoot. प्लास्टिक के केस में भी यदि हम लोगों ने पूरे साल भर की प्लानिंग की हुई है कि दिस इज दिस मच वी नीड टू यूज, बट इफ यू kept using it and we consume it before the date, many months before that, the day on which this complete completion, मतलब इसको होना चाहिए हम लोग उसको पूरा यूज कर लिया, उस दिन को हम लोग ओवरशूट डे कहेंगे। तो ये कब होता है, ये ओवरशूट डे हुआ है 5th of September को। क्या डेट क्या है, 5th of September, मतलब टीचर्स डे बेसिकली जो होता है ना। सो ग्लोबल प्लास्टिक वेस्टेज जनरेशन इंक्रीज 7.1% सिंस 2011 21 टू 2020, सॉरी 2022 देखें तो। और ये जितने देशों के यहाँ पर नाम दिया गया है ना, दे आर लीडिंग जिसको बोलना चाहिए प्रोड्यूसर्स ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ द प्लास्टिक, है ना। 12 कंट्रीज अकाउंट 60% ऑफ मिसमैनेज्ड वेस्ट। अब उसमें चाइना है, इंडिया है, रशिया, ब्राजील, मैक्सिको, वियतनाम, ईरान, इंडोनेशिया, इजिप्ट, पाकिस्तान, यूएस। बट उसमें ध्यान ये रखिए कि हमारा जो पर पर्सन जो कंजप्शन है, इट इज नॉट ऑन अ हायर साइड। ये पर पर्सन कंजप्शन में सबसे ज्यादा जो देश आता है वो है बेल्जियम, हाईएस्ट प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन पर पर्सन 147.7 kg, 16 टाइम्स मोर देन इंडिया। डे की बात करें तो डे इज 5th of September, जिस दिन हम लोगों ने ग्लोबल जो हमारा एक तरीके से जो कंजम्पशन साल भर का था उसको हम लोगों ने इस दिन ही खत्म कर दिया। तो 5th September declared as the plastic overshoot day on plastic waste exceed the planet's management capacity. टू हैव द सिंगल विंडो टू प्रोसेस ऑल द इलेक्शन फॉर परमिशन कहाँ से दी जाती है, हमारा इलेक्शन अभी चल रहे हैं, आपको ध्यान हो, इसमें से एक क्वेश्चन पूछने की मतलब गुंजाइश है कि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाए। तो इसमें कई सारे ना ऐप यूज किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन द्वारा। उसमें एक ऐप जो यूज किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि उसके थ्रू जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें अप्रूवल दिया जाता है फॉर दर कैंपेनिंग। कोई रैली उनको निकालनी है, उनको कोई कौन सी कोई इवेंट करनी है, तो दे नीड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन। तो उस अप्रूवल के लिए दे गॉट दिस वन पोर्टल, या उस ऐप की हम बात करें उसको सुविधा पोर्टल कहा जाता है ना। सिंगल विंडो टू प्रोसेस द इलेक्शन परमिशन फॉर द कैंडिडेट्स, इट इज सुविधा पोर्टल। तो उसमें रैली हो या उसमें कुछ भी तरीके से हेलीकॉप्टर या हेलीपैड का इस्तेमाल करना है, यार बलून्स यूज करना है, टेम्परेरी उनको एक ऑफिस अपने आप में जनरेट करना है, डोर टू डोर कन्वेंसिंग करनी है ना, वीडियो वैनिंग को रन करनी है, या डिस्प्ले बैनर वगैरह कुछ लगाने हैं, कोई व्हीकल पे लाउड स्पीकर लगा करके चलना है, या एनीथिंग दैट पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, राइट। सो व्हीकल की परमिशन उनको लेनी है। तो फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कैंपेनिंग दे हैव गॉट दिस फैसिलिटी ऑन अ सुविधा पोर्टल, जो कि इलेक्शन कमीशन मैनेज कर रहा होता है। बाय विच ईयर डज इंडिया एम टू एंड द यूरिया इंपोर्ट्स, भारत द्वारा यूरिया इंपोर्ट जो है वो 2025 तक ही खत्म कर लिया जाएगा। विच ईयर, 2025 ओनली, है ना। यूरिया जो होता है बेसिकली इंडिया इंपोर्ट करता है कई मामलों में, और हमारे द्वारा सब्सिडी पर किसानों को दिया जाता है, राइट। सो व्हाट इंडिया इज डूइंग, इंडिया इज ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दिस इंपोर्ट पार्ट। वी आर गोइंग टू मैनेज ऑन आवर ओन, इंडिजिनसली वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस, एंड देन दिस वे वी आर गोइंग टू सेव लॉट ऑफ फॉरेन करेंसी। तो भारत द्वारा बोला जा रहा है, इंडिया इज सेइंग इंडिया विल बाय द एंड ऑफ ईयर 2024 स्टॉप इंपोर्टिंग यूरिया एज अ मैसिव पुश फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर। सो 2025 थोड़ा वेरी नियर, बहुत अनरियलिस्टिक लगता है कई बार, बट दिस द टारगेट वी आर गिवन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो द फॉलोइंग बैंक
became the first to open a branch in Lakshadweep. HDFC बैंक जो है वो लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच ओपन करने वाला पहला बैंक बन गया है ना. लक्षद्वीप बेसिकली वी आर ट्राइंग टू डेवलप लक्षद्वीप एज एन अल्टरनेटिव टू मालदीव्स. इट्स नॉट वेरी फार फ्रॉम मालदीव्स. हम वहां पर हमारा जो मिलिट्री बेस जो होता है वो हम क्रिएट वहां करना चाहते हैं, आर्मी बेस हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं. उसको हम लोग एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह डेवलप करना चाहते हैं. तो वहां पर पहला बैंक जो है वो HDFC has become the first bank to open a branch in Lakshadweep. India is aiming to land an astronaut on the moon by year 2040. पीएम मोदी द्वारा एक तरीके से इसरो को बोला गया था, उनके द्वारा बोला गया है कि by year 2040 we are going to land astronaut on moon. Then which author is soon to release the book? Knife. तो it is सलमान रश्दी. अभी नाइफ देखिए टाइटल इंपॉर्टेंट है. सलमान रश्दी जो है उनके द्वारा कंट्रोवर्शियल बुक लिखी गई थी सैटेनिक वर्सेस. उनके अगेंस्ट में फतवा जारी किया गया. कई वर्षों तक वो सिक्योरिटी में रहे थे, बट लास्ट ईयर ही वेंट टू यूएस. वो यूएस में बेसिकली लिविंग इन यूएस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो वहाँ न्यूयॉर्क में यूएस में इन पे हमला किया गया. उस हमले में इनको ही वाज स्टैब्ड मेनी टाइम्स एंड समहाउ ही कुड सर्वाइव. ही लॉस्ट वन आई. तो उन्होंने उस हमले के बाद में नाइफ करके नॉवेल लिखा है. नाइफ इज रिलेटेड टू स्टैबिंग. तो उनके द्वारा नाइफ जो है नॉवेल लिखा गया, सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है ना. मेमोयर उनका नाइफ है ना, रिकाउंटिंग हिज ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग स्टैब्ड एट अ पब्लिक इवेंट सॉरी इन ईयर 2022 सॉरी हाँ 2022 में उन पर हमला हुआ था. नियर फेटल एक्सीडेंट मतलब ही वाज जिसको बोलना चाहिए ब्रूटली अटैक्ड. और ही लॉस्ट वन आई. उनकी एक आंख जो है वो ही कुड नॉट सी थ्रू वन आईज. तो ही इज अ ब्रिटिश इंडियन ऑथर बेसिकली है ना, क्योंकि उन्होंने मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इज स्पेंट इन ब्रिटेन. ही वाज बोर्न इन मुंबई, स्पेंट लाइफ इन ब्रिटेन, प्रेजेंटली इज इन न्यूयॉर्क है ना, वहां पर है. और उनके द्वारा ये किताब लिखी गई है. और क्यों? क्योंकि उनके द्वारा जो सैटेनिक वर्सेस लिखी गई थी 1988 में, तो जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है ना अयतुल्ला खोमेनी, उनके द्वारा इनके अगेंस्ट फतवा जारी कर लिया गया था और उनको सिक्योरिटी में बहुत दिन जीना पड़ा था. अब स्टिल ही इज लाइफ अंडर थ्रेट वाली कहानी है. तो उनके द्वारा नाइफ स्टैबिंग से रिलेटेड जो है वो नॉवेल लिखा गया है ना. When did India preempt Pakistan military action and occupy the सियाचिन ग्लेशियर? तो देखिए 1984 हमारा इसको बोलना चाहिए 13 अप्रैल को भारत द्वारा मिशन जिसको बोलना चाहिए ऑपरेशन मेघदूत जो है वो लॉन्च किया गया था. और इट वाज लॉन्च टू कैप्चर दी सियाचिन ग्लेशियर. उसको कैप्चर करने के लिए. क्यों? क्योंकि पाकिस्तान द्वारा प्रयास किए जा रहे थे वहां पर टूरिज्म को पुश किया जा रहा था. एंड पाकिस्तान वांटेड टू कैप्चर दिस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन. और भारत द्वारा मतलब भारत द्वारा पहले से प्रोसेस मतलब इसको बोलना चाहिए प्रोएक्टिव एक्शन लेकर के 1984 में मिशन मेघदूत सॉरी ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया गया और सियाचिन ग्लेशियर को हमारे द्वारा एक्वायर किया गया था. इट वाज लॉन्च्ड ऑन 13 अप्रैल 1984. तो ये दिन जो होता है ये हमारे लिए मायने रखता है. अप्रैल का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है ना. भारत ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था है ना. एंड डिस्पाइट वेरी डिफिकल्ट वेदर कंडीशंस आवर सोल्जर्स आर प्लेस्ड देयर. दे आर वहां पर रहते हैं और हमारे देश की वहां रक्षा कर रहे होते हैं इन वेरी ट्राइंग डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस राइट. तो ये ध्यान रखिए ऑपरेशन मेघदूत 1983. देन recently India delivered first batch of BrahMos supersonic missile. I've told you it was launched it was provided by India, supplied by India to Philippines को हमारे द्वारा इसको recently supply किया गया है ना. delivery of the first batch of ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. देखिए ब्रह्मोस जो नाम है ना यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी और मोक्ष रिवर जो होती है रशिया में होती है. तो ये दो नदियां इंडिया और रशिया की दो नदियों के नाम को मिला करके ब्रह्मोस बनाया गया. ब्रह्मोस जो है वो इंडिया रशिया ने मिलकर इसको बनाया है और भारत द्वारा इसको बेचा गया है किसको? फिलीपींस इज द फर्स्ट नेशन जिसको जिसको द्वारा मतलब जिसको हमने इसको डिलीवर किया हुआ है. तो बी वेरी क्लियर, यहाँ पर मोक्ष रिवर रशिया एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया एंड भारत द्वारा इसको we are selling it to delivered to Philippines. Under which operation Israel successfully intercepted drones and missiles launched by Iran. तो हमारा जो आयरन स्वॉर्ड होता है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड इज दी इसको आयरन शील्ड बोलेंगे. सॉरी इट शुड बी आयरन शील्ड ना. सी शुड बी अ करेक्ट आंसर इन दिस केस. Then what is the act of digitally publicizing a person's private detail? तो आपने पढ़ा हो तो एक डॉक्सिंग इज वन प्रोसेस. ये डॉक्सिंग कहा जाता है जिसमें किसी व्यक्ति की जो डिटेल्स होती है उसको ऑनलाइन जो है वो रिलीज कर लिया जाता है ना. पब्लिसाइजिंग पर्सन्स प्राइवेट डिटेल्स इज कॉल्ड डॉक्सिंग है ना. इसमें क्या करते हैं डॉक्सर्स जो होते हैं जिनको कहा जो रिलीज करते हैं जनरली पब्लिसाइज हाईली पर्सनल डेटा सच एज अदर पीपल्स होम एड्रेस है ना, फोन नंबर्स,
प्राइवेट डिटेल्स, मेडिकल कंडीशन, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, सोशल मीडिया डिटेल्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर, इनके द्वारा जो रिलीज कर दिए जाते हैं उस प्रोसेस को डॉक्सिंग कहा जाता है। एंड नॉर्मली इट इज ऑब्टेन थ्रू इलीगल प्रोसेसेस, है ना, गलत तरीकों से उनको मेथड के थ्रू ऑब्टेन करते हैं और उसको हैकिंग के थेफ्ट के थ्रू ऑब्टेन करके उसको रिलीज करते हैं, उस प्रोसेस को डॉक्सिंग कहा जाता है। व्हेन यू रिलीजिंग द documents of person, right? In which of the following year did colossal ship RMS Titanic drowned in Atlantic Ocean? It was year 1912. जो मूवी आपने फेमस मूवी देखी वो हो डिकैप्रियो की, तो टाइटैनिक वाज द मूवी। और 1912 में, मतलब मोर देन 100 years बैक, दिस टाइटैनिक जो शिप था वह डूबा था। इट वाज अ कोलोसल, बहुत बड़ा शिप था। कितनी लंबाई थी? 269 मीटर लॉन्ग शिप, है ना। और ये मतलब स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड से और ये फ्रांस में और दिस आयरलैंड में रुकता हुआ आगे बढ़ा था, बट इट कोलाइडेड विद आइसबर्ग in the North Atlantic, and on this night of 14th and 15th April 1912, it sunk in the sea, है ना, सी में डूब गया था बेसिकली। उसमें से कुछ सर्वाइवर को बचा लिया गया था, बट मेनी ऑफ देम डाइड, है ना। सर्वाइवर्स रेस्क्यूड बाय आरएमएस करपातिया जो था इसके द्वारा बचाया गया था आरएमएस द्वारा, बट देन मेनी ऑफ देम डाइड। अगर मूवी आपने देखी हो तो इट्स अ ट्रेजिक मूवी, उसमें इस पूरी स्टोरी को वहां पर बताया गया है। तो इट वाज ईयर 1912 जब जो ये टाइटैनिक था, जो जहाज था, वह डूबा था। And question number 39 says, according to report by Publica and if IBFN, which where were Nestle's baby food product found to have higher sugar content? तो इसमें ऐसा पाया गया कि भारत, मतलब इंडिया, एशिया, अफ्रीका, लेटिन अमेरिका, इन मार्केट में इनके द्वारा जो है वो कुछ फूड प्रोडक्ट ऐसे यूज किए गए जहां पर हायर शुगर कंटेंट था। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होता है वह अफ्रीकन एंड लेटिन अमेरिकन कंट्रीज शुड बी द करेक्ट आंसर, है ना। ये बोला गया, मतलब उसमें इंडिया भी शुमार है, बट मोस्टली इट इज इंडिया, अफ्रीका एंड लेटिन अमेरिकन कंट्रीज, जहां पर हायर शुगर कंटेंट जो है वह नेस्ले द्वारा प्रोवाइड किए गए। ये अपने आप में इट्स अ कंसर्न। मतलब व्हाट दे आर नॉट डूइंग दिस थिंग टू यूरोप। यूरोप में दे आर वेरी क्लियर अबाउट द नॉर्म्स देयर, बट देन दीज नेशन, जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोल सकते हैं या डेवलपिंग नेशन बोल सकते हैं, वहां पर इनके द्वारा जो प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं उसमें शुगर कंटेंट बड़ा हायर साइड में रखा गया है ना। मे बी फॉर सम पर्टिकुलर फॉर बेनिफिट और यूजन हो भी। तो यहाँ पर इसमें बोला गया है यूरोपियन, सॉरी यूरोपियन मार्केट में नहीं, यहाँ पर बोला गया इट इज अफ्रीका एंड लेटिन अमेरिका। Which country could become world's first country to suffer the population collapse? Why? Because here the death rate has exceeded uh, the birth rate, है ना। तो किस देश की बात कर रहे हैं? तो इट इज ग्रीस। ग्रीस में वहां पर इट हैज बिकम अ कंसर्न, दिस कैन बिकम द फर्स्ट नेशन टू हैव अ पॉपुलेशन कोलैप्स। क्या हो रहा है देखिए, a new report in Greece highlights the alarming population decline in countries potentially becoming the to face the population collapse. क्यों? Factors such as heart failure, stroke, blood clots, cancer among the young, and उसके कारण पर जो डेथ वहां पर हो रही है, that death has जो बर्थ रेट है वहां पर 30% कम हो चुका है। 10 सालों में बर्थ रेट has gone down by 30%। इन कंट्रीज पॉपुलेशन टू डिक्लाइन फर्दर फ्रॉम 10.4 मिलियन जो कि 2021 में थी, उसको करीब करीब इट विल गो डाउन टू अ लेवल ऑफ 10 मिलियन बाय ईयर 2030। मतलब इनकी पॉपुलेशन जो है वो कम होने वाली है। ये क्लियर? बर्थ रेट जो है इनका वो डाउन हो चुका है, डेथ रेट जो है इनका बढ़ रहा है ना, फॉलिंग बिलो द डेथ रेट। मतलब यहाँ बर्थ रेट जो है वो 30% फ्रॉम डाउन फ्रॉम 2011 एंड इट हैज बिकम लेस देन द डेथ रेट। सो डेथ रेट ज्यादा है, लोग जा रहे हैं, बट उसको बोलना चाहिए बर्थ रेट जो है उससे कम होता है। तो डिफरेंस अगर आप देखें तो पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग, तो इट कैन बिकम द फर्स्ट नेशन विद द पॉपुलेशन कोलैप्स। क्वेश्चन नंबर 41 says which state emerged as a leader in electronics exports, achieving the 59.6 billion in year 2023-24। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो तमिलनाडु has become the leader in terms of the export growth of electronic export, है ना। emerged as a leader, Tamil Nadu should be a clear answer here, है ना। Next question says, what is this Sunicon in the context of India's startup ecosystem? है ना। सुनिकॉन क्या अपने आप में होता है? देखिए, हमने यूनिकॉर्न सुना है, हमने शायद मिनीकॉन भी सुना होगा, फिर हम लोगों ने डेकाकॉन सुना है, हेक्साकॉन सुना हुआ हम लोगों ने। उसमें अगर हम देखें तो एक होता है सुनिकॉन, मतलब वह स्टार्टअप्स who are very near future they are going to become a unicorn are termed as सुनिकॉन, है ना। वो जो बहुत जल्दी यूनिकॉर्न बनने वाले हैं। देखिए, मिनीकॉन का मतलब होता है 1 मिलियन, 1 मिलियन जो होता है उसको हम लोग मिनीकॉन बोलते हैं, क्लियर।
अगर वो 1 बिलियन हो तो हम उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। ये क्लियर? देखिए यहाँ पर 1 मिलियन मिनिकॉर्न, 1 बिलियन यूनिकॉर्न, अगर 10 बिलियन हो तो डेकाकॉर्न, अगर 100 बिलियन सॉरी तो उसको हेक्टाकॉर्न कहा जाएगा, है ना। सो यहाँ पर एक टर्म बीच में आती है, वो होता है सूनिकॉर्न। सूनिकॉर्न मतलब सून इट इज गोइंग टू बिकम अ यूनिकॉर्न, मतलब कुछ समय में इनकी जो वैल्यूएशन होगा स्टार्टअप का वह बढ़ करके 1 बिलियन हो जाएगा। 1 बिलियन जो होता है वह होता है यूनिकॉर्न। वन मतलब वो यूनि से हम बात करें उसको तो वन। अगर वो 10 बिलियन हुआ तो डेकाकॉर्न, अगर वो 100 बिलियन हुआ तो वो हो जाएगा दिस थिंग हेक्सा हेक्स्ट्रोकॉन ना, हेक्टोकॉन सॉरी, हेक्टोकॉन इट विल बिकम, है ना। तो वो डिसिमिली सेंटी वो जो होता है ना, एक पूरी की हमने ये बचपन में याद किया था, 11 के समय में ख्याल में उसको याद किया गया था। तो वो यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं, बट आपसे स्पेसिफिकली सोनिकॉन बोला। सून टू बिकम यूनिकॉर्न इज सोनिकॉन। और 1 मिलियन हो तो उसको मिनिकॉन भी बोलते हैं, कम यूज होता है टर्म मिनिकॉन, बट इज 1 मिलियन मिनिकॉन, 1 बिलियन यूनिकॉर्न, सून टू बिकम यूनिकॉर्न सोनिकॉन। ये क्लियर? What was the Supreme Court stance for turning the paper ballots for the election? तो ये मैंने आपसे कहा था कि बीच में इसमें एक केस गया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट को बोला गया था वी शुड रिवर्ट बैक टू द दिस क्या बोलना चाहिए, बैलेट पेपर। बट सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस आइडिया को रिजेक्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द आइडिया टर्निंग टू बैलेट पेपर फॉर द इलेक्शन। उन्होंने बोला है स्टेटिंग दैट ईवीएम प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट अनलेस अफेक्टेड बाय द ह्यूमन बायस, और वो ह्यूमन बायस उनको मिला नहीं है। तो जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस दीपांकर दत्ता एम्फसाइज द रिलायबिलिटी ऑफ ईवीएम्स। उन्होंने बोला है कि गोइंग बैक विल नॉट, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प एट ऑल, है ना। सो उन्होंने इसको रिव्यू करने से मना किया हुआ है ना, मतलब उन्होंने बोला है कि वी कांट गो बैक। दे एक्सप्रेस ओपननेस टू रिव्यूइंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ बेस्ड ऑन द डेटा फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन, बट यस दे क्लियरली टोल्ड कि वी कांट गो बैक टू द, हम उसमें फिर से नहीं जा सकते। तो उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट किया हुआ है सिंपली, जो कई बार गवर्नमेंट या जिसको अपोजिशन द्वारा बार बार उसको बोला जाता है। द ऑप्शन of home voting has been provided to voters of over 85 years of age, है ना। इस बार से या इनफैक्ट अभी लास्ट अभी तो ये जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, इसके पहले जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे उन चुनाव से इलेक्शन कमीशन द्वारा ये बोला गया कि पीपल हु कांट वॉक टू द पोलिंग बूथ दे शुड बी गिवन द स्पेशल फैसिलिटी। तो उनको ये बोला गया है कि आप जो लोग 85 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं उनके घर में आकर के वोटिंग की करवाई जाएगी बाय द टीम ऑफ द इलेक्शन ऑफिसर्स। जो इलेक्शन कमीशन द्वारा जिनको अपॉइंट किया जाता है वो लोग घर पे जाकर के, जो 85 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं या जो लोग वॉक नहीं कर सकते, पीपल हु कांट वॉक टू द पोलिंग बूथ, दे विल बी गिवन द एक्स्ट्रा फैसिलिटी। उनको क्या होता है, उनको एक्चुअल पोलिंग डे के कुछ 1-2 दिन पहले ही घर में जाकर के इनके द्वारा वोटिंग करवाई जाती है, राइट। तो 85 ईयर्स वाला जो है ये बोला गया, एंड अलॉन्ग विद द पीपल हु कांट वॉक, मतलब मैंने कहा ना जो पीपल जो लोग वहां चल कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ सम इलनेस और बिकॉज ऑफ सम, है ना, इशू, तो दैट वे उनको भी अनवोट किया। तो ओवर 14.14 लाख वोटर्स वर अबव 85 years of age and with disabilities have been provided the option to vote in the comfort of their homes, who will become the first Indian space tourist, है ना। तो गोपी चंद जो है नाम यहाँ दिया हुआ है, ही विल बिकम द फर्स्ट इंडियन टूरिस्ट। कौन से? स्पेस टूरिस्ट, फर्स्ट इंडियन सिविलियन इन स्पेस अबोर्ड ब्लू ओरिजिन न्यू शेपर्ड जो रॉकेट होता है उसमें ही इज गोइंग टू गो टू द स्पेस। हमारा आंसर जो है यहाँ पर इट शुड बी गोपीचंद थुदाकुरा जो है हमारा नाम आंसर यहाँ होना चाहिए। अगर आपसे पूछते हैं फर्स्ट इंडियन स्पेस ट्रेवलर जो है तो वो इंडियन सीन्स राकेश शर्मा, सबसे राकेश शर्मा जो थे वो 1984 में गए थे, तो हमारे पहले अंतरिक्ष यात्री भारत के। बट यहाँ पर जो पूछा गया है वो पहले कौन से टूरिस्ट की हम बात कर रहे हैं, है ना, इंडियन सिविलियन टू गो टू स्पेस एज अ टूरिस्ट, राइट। तुम्हारा आंसर जो होगा यहाँ पर फर्स्ट वन शुड बी द करेक्ट आंसर। यूके पार्लियामेंट अप्रूव्ड अ बिल दैट अलाउज द यूके गवर्नमेंट टू रिलोकेट द असाइलम सीकर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन, है ना। देखिए क्या होता है, इंग्लिश चैनल पार करके कई सारे जो असाइलम सीकर्स होते हैं, माइग्रेंट्स होते हैं, दे गेट इनटू द यूरोप या यूके, और वहां पर इनके द्वारा अजालम सीख किया जाता है, वहां पर इनके द्वारा वहां सिटीजनशिप मांगी जाती है, और दैट थिंग इज हर्टिंग यूके एज पर देयर पॉलिटिशियंस, है ना। वो रिसोर्सेज वहां पर जिसको बोलना चाहिए, दे आर ग्रैबिंग लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड सम अदर इश्यूज आर देयर। तो व्हाट दे आर डूइंग नाउ, दे आर सेइंग कि एनी इलीगल इमिग्रेंट हु इज गोइंग टू कम टू यूके ही विल बी pushed back, so he or she will be sent to his nation, his own nation, और they will be sent to the रवांडा, उनको रवांडा भेज दिया जाएगा, है ना। वहां पर रवांडा इज अफ्रीकन नेशन, तो ये अगर
इनको या तो अपने देश या कि फिर they'll be sent back to the Rwanda. तो यूके गवर्नमेंट is to relocate the asylum seekers to Rwanda for asylum claims to be assessed. मतलब उनका क्लेम असेस करने के बाद में इन्हें रवांडा जो है भेजा जा सकता है. Then which SC order termination of 25,753 teachers, है ना, किस सॉरी हाई कोर्ट ने अपने स्टेट में 25,000 टीचर्स को देवर पार्ट ऑफ अ स्कैम बेसिकली, सब माना जाता है कि उनके वो किसी रिश्वत दे करके या बिकॉज ऑफ सम करप्शन सम इशू स्कैम के थ्रू दे वेंट ऑन टू अचीव द दे वेंट ऑन टू ग्रैब द सीट, दे वेंट ऑन टू बिकम द टीचर्स, दे गॉट दिस गवर्नमेंट जॉब्स. तो दिस केस वेंट टू हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता और कलकत्ता हाई कोर्ट ने 25,753 टीचर्स अलॉन्ग विद द स्टाफ, है ना, सपोर्ट स्टाफ, उनका अपॉइंटमेंट जो है वो रद्द कर दिया था. तो इट वाज डन बाय केरला हाई कोर्ट, सॉरी कलकत्ता हाई कोर्ट, है ना. किसके द्वारा किया गया था? कलकत्ता हाई कोर्ट. क्यों किया गया था? क्योंकि 2016 में जिस एग्जाम के थ्रू दे गॉट रिक्रूटमेंट, दैट एग्जाम वाज फाउंड टू बी, मतलब उसमें कुछ स्कैम पाया गया. तो दिस वाज डन बाय कलकत्ता हाई कोर्ट. खैर उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. Who has been appointed as the first woman chancellor, vice chancellor of अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. ये लेटेस्ट अप्रैल की न्यूज है. तो हमारा आंसर जो होता है, नाइमा खातून बिकेम द फर्स्ट लेडी टू बिकम द वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना. तो ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा. ए शुड बी आर करेक्ट आंसर हियर, है ना. कमिंग टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट व्हेन इज द अर्थ डे सेलिब्रेटेड? अर्थ डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो सेलिब्रेटेड ऑन द 22 ऑफ अप्रैल एवरी ईयर. पहला 1970 में मनाया गया था और 22 अप्रैल को मनाया जाता है ना. Then we are at the last question of the day. Which of the following city became the first in the world to charge a payment for the tourist? टूरिस्ट मतलब जो भी वहां पर विजिट करने वाले टूरिस्ट है उनसे दे आर चार्जिंग सम अमाउंट. एंड व्हाई दे आर चार्जिंग सो? बिकॉज दे बिलीव दैट नंबर ऑफ टूरिस्ट हैज गॉन अ वेरी हायर साइड एंड इट इज हर्टिंग द रिसोर्सेज देयर. तो इट इज फर्स्ट टाइम वेनिस जो होता है ना, वेनिस बिकम द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू चार्ज द टूरिस्ट एज अटेम्प्ट टू एलिविएट द प्रेशर या मास टूरिज्म जो वहां पर होता है उससे बचने के लिए उनके द्वारा 5 यूरोज, दैट गोज टू अराउंड 5.4 डॉलर इज बीइंग चार्ज बाय द इटली. और क्यों कर रहे हैं वो मुझसे कहा गया है यहाँ पर, क्योंकि जितने टूरिस्ट हम विजिट करते हैं ये अपने आप में प्रॉब्लम बन गई है उनके लिए, है ना. सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू कंटेन दैट पार्ट. एट द सेम टाइम वो कंटेंट करने के साथ साथ में उन्होंने चार्ज करना स्टार्ट कर दिया तो उनके ओवरऑल इकोनॉमी को भी हर्ट ना करे. सो दैट वे दे आर ट्राइंग टू डू एट द सेम टाइम, है ना. सो इन द आंसर शुड बी वेनिस, इटली शुड बी आर करेक्ट आंसर हियर. So here we conclude our today's discussion. These were the 50 important questions for the month of April 2024, and all the current affairs from September to April we have taken care of. है ना? With this I conclude and I wish all the best to every one of you in your examination. Thanks a lot. Thank you very much.